नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हनुमान जयंती के दिन दिल्ली में जो दंगे हुए, जो हिंसा हुई जिस तरीके की, वो मामला जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जहांगीरपुरी दंगों में सीजीआई के सामने जो याचिका दाखिल की गई है उसमें अब ये स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने की मांग की गई है और कहा गया है कि कोर्ट की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच की जाए। जो कुछ भी जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन हुआ उस पूरे मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में की जाए। मौजूदा जज की अगुवाई में जांच कमेटी की मांग की गई है। दिल्ली पुलिस पर पक्षपाती जांच का आरोप यहां पर लगाया गया है और पुलिस पर दरअसल ये आरोप लगाया गया है याचिका में दंगा करने वालों को बचाने का आरोप। तो किस तरह से राजधानी दिल्ली में एक बार फिर हिंसा देखने को मिली थी शनिवार के दिन और उसके बाद अब ये मामला जो है लगातार तूल पकड़ रहा है। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन ये जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है इसमें स्वतः संज्ञान लेने की अपील की गई है सुप्रीम कोर्ट से और कोर्ट की निगरानी में जांच की गई है। और दिल्ली पुलिस पर यह आरोप लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पक्षपाती जांच करके जो कार्रवाई की है वो पक्षपाती है दिल्ली पुलिस की, और साथ ही पुलिस पर दंगा करने वालों को बचाने का आरोप यहाँ पर लगाया गया है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर क्या कुछ रुख रहता है। हम रुख कर रहे हैं सीधा हमारे सहयोगी आशीष भार्गव का। आशीष, राजधानी में जब कुछ होता है तो उसका असर जो है वो पूरे देश में कहीं ना कहीं पड़ता है और जब इस तरह की हिंसा, इस तरह के दंगे देखने को मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी छवि भी नहीं पेश करते और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाते। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, क्या कुछ कहा गया याचिका में? जी देखिए, लेटर पिटीशन है, चिट्ठी लिखी है सीजीआई को और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए और इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मौजूदा जज की, जो वर्तमान जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में कमेटी का गठन हो जो इस पूरे मामले की जांच करे। यानी यहाँ पर जो याचिकाकर्ता जो वकील हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, अमृतपाल सिंह खालसा, उनका ये कहना है कि दिल्ली पुलिस की छवि काफी खराब हुई है। 2020 के जो दंगे हुए थे उसमें भी अदालतों ने भी काफी फटकार लगाई थी उसकी जांच पर, और अभी तक उसकी जांच जो है जिस तरीके से हुई है वो पक्षपाती नजर आती है, एक समुदाय के लिए नजर आती है और बाद में अल्पसंख्यक समुदाय को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, ये वो मान रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि एक निष्पक्ष जांच हो, स्वतंत्र जांच हो और किसी तरह की पक्षपाती जांच ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मुद्दे पर दखल देना चाहिए। जी, शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर याचिका में ये कहा गया है कि 2020 में जो दंगे हुए थे दिल्ली में, उसमें भी दिल्ली पुलिस की छवि खराब हुई है, लोगों का विश्वास जो है वो पुलिस पर नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होना चाहिए। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के मामले में अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और साथ ही इस मामले में 2 नाबालिगों को भी पकड़ा गया है। गिरफ्तार मुख्य आरोपी अंसार और असलम को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर कल भेजा गया था और आज इन दोनों की फिर से कोर्ट में पेशी होनी है। इसके अलावा कल देर शाम सलीम चिकना नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। सलीम पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है। कल गिरफ्तार 12 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जबकि 7 अन्य आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जहांगीरपुरी हिंसा में गिरफ्तार आरोपियों के पास से 3 पिस्टल और 5 तलवार बरामद की गई हैं। आपको ये भी बता दें कि यहाँ हुई हिंसा में 8 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हुए थे और मामले की जांच क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल की 10 टीमें कर रही हैं। हिंसा के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है और दिल्ली के सभी जिले अलर्ट पर हैं। जसोला और जामिया नगर समेत कई इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। इसके अलावा उत्तम नगर में पुलिस अधिकारियों ने मोटरसाइकिल पर पेट्रोलिंग की, वहीं संगम विहार में पुलिस वालों ने पैदल मार्च किया। तो कोशिश अब ये की जा रही है कि ऐसी कोई अप्रिय घटना दोबारा ना हो। उत्तर पश्चिम दिल्ली के बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने हमारे कार्यक्रम हम लोग में कहा कि साजिश करने वालों का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए इसे किसी समुदाय से जोड़ना नहीं चाहिए। जो बुनते हैं ये घटिया, उसका धर्म तो कोई होता नहीं है। जालिम की फितरत जुल्म होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती। उसका जो बैड एलिमेंट्स हैं उनका क्या धर्म है? कुछ किसी समुदाय से उनको जोड़ना चाहिए। नाम से कोई सारा धर्म थोड़ी बदनाम हो जाता है। सब लोग बड़े प्यार से, मैं सबको मिला हूँ, वो कहते हम तो फूल इकट्ठे कर रहे थे,
हम तो फूलों की बरखा कर रहे थे, हम तो भंडारे लगा रहे थे, हम आपस में मिलके त्योहार मनाते हैं। कोई बाहर की ताकतें हैं, कोई गंदे लोग हैं जिन्होंने ये साजिश रची थी। शुक्र है भगवान का और हमारे लीडरशिप का कि उन्होंने इन टाइम कंट्रोल कर लिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो किस तरह की साजिश आप बात कर रहे हैं बार बार कि कोई साजिश है वो बेनकाब? क्योंकि देखिए ये जो मामले हैं वो एक के बाद हो रहे हैं और इतने दिनों से सांप्रदायिक सौहार्द के साथ तमाम त्योहार हिंदुस्तान में मनाए जाते रहे हैं। शोभा यात्राएं हों, धार्मिक जुलूस हों, अब आप वो खरगोन देखें, उसके बाद यहाँ देखें रामनवमी के जुलूस के दौरान इतनी जगहों पर हिंसा हुई। क्या साजिश है ये? कौन ऐसे कर रहा है जो इस तरह के धार्मिक जुलूसों को टारगेट कर रहा है एक तरह से? हाँ जी, बिल्कुल सभी तरह के लोग हैं। मैंने पहले कह दिया कि किसी धर्म में भी अगर जालिम या आतंकी पैदा होता उसका कोई धर्म नहीं होता। पता नहीं कहाँ से फंडिंग होती है, जहाँ ब्रेन वॉश होता है, जहाँ क्या है। तो क्योंकि पहले जब क्लिंटन साहब आए थे तब हादसा हुआ, ट्रंप साहब आए तब हुआ, अब यूके के, ब्रिटेन के अपने प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि इस मुल्क को बदनाम किया जाए, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत बड़ी ताकत बन रहा है। डे बाय डे हम बहुत, हमारे प्रधानमंत्री जी अपलिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जो दिल्ली में जहांगीरपुरी में हिंसा हुई हनुमान जयंती को लेकर, उसके बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है। जैसे ही कहीं हिंसा होती है, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगती हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, वहीं बीजेपी केजरीवाल पर आरोप लगा रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा को लेकर राजनीति का दौर शुरू हो गया है। सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने में लगे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक तरफ तो हिंसा की निंदा की, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बता दी। जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। वहीं बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाला बता दिया। वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। वहीं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने हिंसा के लिए बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए थे। केंद्र सरकार का जो खुफिया तंत्र है, पुलिस का जो खुफिया तंत्र है, आखिर उनके पास इस तरह के इनपुट्स क्यों नहीं है? क्यों प्रशासन में सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती प्रॉपर तरीके से? वहीं शिवसेना का आरोप है कि चुनाव जीतने के लिए केंद्र सरकार पूरे देश का माहौल खराब कर रही है। देश की हालत और देश का माहौल जानबूझकर राजनीतिक फायदे के लिए, चुनाव की राजनीति के लिए, चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से आप खराब करने जा रहे हो, मुझे लगता है देश के लिए ठीक नहीं। इससे पहले 13 विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं ने हाल ही में हुई सांप्रदायिक घटनाओं पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर हैरानी जताई। इन नेताओं ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की और सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक के हुबली में कल सोशल मीडिया पर लिखे गए एक पोस्ट ने भारी तनाव पैदा कर दिया। एक समुदाय विशेष को लेकर लिखी गई टिप्पणी पर भड़के लोगों ने ओल्ड हुबली थाने का घेराव किया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने एक समुदाय विशेष सबसे बड़े धर्मस्थल को लेकर आपत्तिजनक संदेश सोशल मीडिया पर लिखा था। पुलिस के मुताबिक अब हालात काबू में हैं। पुलिस ने थाने पर पथराव और हंगामा करने के आरोप में 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। 12 पुलिस वाले इस दौरान घायल भी हो गए हैं। और कर्नाटक के धारवाड़ में एक मुस्लिम फल विक्रेता के ठेले को पलटने वाले आरोपियों का सम्मान किया गया। ठेला पलटने वाले लोग श्री राम सेना के कार्यकर्ता हैं, वो संगठन जो अक्सर विवादों में रहता है। इन आरोपियों को घटना के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं। शनिवार को इन्हें जमानत मिली और उसके बाद इस तरह से इन लोगों का स्वागत किया गया।
हमारे देश में एक के बाद एक कई राज्यों से माहौल खराब होने की खबरें आ रही हैं। दूसरी तरफ भड़काऊ भाषणों का सिलसिला थम नहीं रहा है। अब हिमाचल के ऊना में धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसमें कई वक्ताओं ने धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही। हरिद्वार की धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के आरोप यति नरसिंहानंद भी इस आयोजन में शामिल हुए और इसमें शामिल होने के साथ ही यति ने कोर्ट से मिली जो जमानत की शर्तें थी उनका खुलेआम उल्लंघन किया। खास बात यह है कि पुलिस और प्रशासन इस आयोजन के दौरान पूरी तरह से नदारद नजर आया। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट। अगर आपको कोई बिच्छू दिखाई देगा, सांप दिखाई देगा, आप इंतजार करोगे कि वो आपको काटेगा, आप उसे तब मारेंगे, आप उसे देखते ही मार देंगे। तो ये आस्तीन के सांप है, ये जहरीले बिच्छू है, आपको काट लेंगे। आवश्यकता अभी ये आन पड़ी है कि सनातनियों को देखते ही हमला करना पड़ेगा। मैं तो कहना चाहता हूं केवल 7 साल के बाद जैसे भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, भारत अखंड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भारत के अखंड होने की बाधा एकमात्र ये हिंदुओं की आबादी है। जैसे जैसे ये हिंदुओं की आबादी खत्म होती चली जाएगी, भारत अखंड होता चला जाएगा। जब तुम किसी के लिए नहीं रो रहे तो ये भी तय समझो कि जिस दिन तुम्हारे साथ कोई गलत काम होगा, तुम्हारे लिए भी कोई रोने वाला नहीं मिलेगा। जिस पढ़ा करके आज मुसलमान अपने आप को जिहादी और संगठित और कत्लेआम मचा रहा है, वो बेसिकली वो किताब उनकी है ही नहीं, उनके साथ भी छल कपट किया गया। ये बात जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने खुद बताई। ये सभी नफरत भरे भाषण हिमाचल प्रदेश के ऊना में बेल पर बाहर यति नरसिंहानंद द्वारा आयोजित धर्म संसद में दिए गए। दिलचस्प बात तो यह है कि यति नरसिंहानंद हरिद्वार में ऐसी कथित धर्म संसद में नफरती भाषण देने के लिए गिरफ्तार हुआ था। यति नरसिंहानंद जमानत पे बाहर है और जमानत की शर्त में साफ लिखा है कि नरसिंहानंद ना तो नफरती भाषण देगा और ना ही ऐसे किसी आयोजन में हिस्सा लेगा जहां सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले भाषण दिए जा रहे हों। लेकिन नरसिंहानंद खुलेआम न्यायालय का मजाक उड़ाते हुए जमानत के नियमों का उल्लंघन करते हुए नफरत भरे भाषण दे भी रहा है और ऐसे आयोजन भी कर रहा है। ये इस धर्म संसद के आयोजकों में से एक सत्यदेव सरस्वती हैं, जिनका कहना है कि उन्हें भारत के कानून पर भरोसा ही नहीं है और सभी हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने चाहिए। मेरी बात सुनिए, भगवान श्री को कानून पे यकीन नहीं। कानून अगर कानून अपना कार्य करता तो हम लोग क्यों ये धर्म संसद करते? हमारी बच्ची मारी गई, किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। हिमाचल पुलिस इस पूरे आयोजन से नदारद रही। बस आयोजकों को एक नोटिस दिया गया जिसमें लिखा है कि इस धर्म संसद में किसी समुदाय और जाति विशेष के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए गए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस की चेतावनी को अंगूठा दिखाते हुए जमकर नफरत भरे भाषण दिए गए। सुप्रीम कोर्ट इस धर्म संसद को लेकर हिमाचल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है, जिसकी सुनवाई 22 अप्रैल को होनी है। प्रशासन को पता है कि इस धर्म संसद की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को है, फिर भी धर्म संसद में एक भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था। जबकि जवाब देना है प्रशासन को कि इस धर्म संसद में क्या हेट स्पीचेस, नफरती भाषण दिए गए या नहीं। ऊपर से प्रशासन पत्रकारों से पूछ रहा है कि क्या नफरती भाषण दिए जा रहे हैं। तो सोचिए कि प्रशासन कितना ढील दिए हुए है। हिमाचल प्रदेश जो शांत रहा है वहां भी नफरती भाषण दिए गए, खुलेआम अदालत का मजाक उड़ाया गया। सहयोगी पवन कुमार के साथ ऊना से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रामनवमी हो, हनुमान जयंती का मौका हो, इस दौरान कई जगहों से, कई इलाकों से हिंसा की खबरें आई। इसको लेकर अब एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। वकील विनीत जिंदल ने यह याचिका दाखिल की।
इस याचिका में हिंसा की जांच एनआईए से करवाने की मांग की गई है। याचिका में हिंसा की इन घटनाओं में राष्ट्र विरोधी और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी जिहादी संगठनों के लिंक का पता लगाने के लिए एनआईए जांच की मांग की गई है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे लीगल अफेयर्स एडिटर आशीष भार्गव का। आशीष, क्या कुछ इस याचिका में कहा गया है? क्योंकि हम देख चुके हैं कि एक याचिका पुलिस को लेकर भी, पुलिस की जो निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए गए उसको लेकर भी दाखिल की गई है। जी बिल्कुल, देखिए वो लेटर पिटीशन में चिट्ठी लिखी गई और कहा गया है सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले और पुलिस के भरोसे कुछ नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए अपने जज की अध्यक्षता में एक निष्पक्ष जांच कराए। यहाँ पर एक और पिटीशन, ये पिटीशन दाखिल हुई है बाकायदा। ये कह रहे हैं कि दिल्ली और 7 राज्यों में जो हिंसा हुई है, खासतौर पर रामनवमी और हनुमान जयंती के दिन, उसकी एक बड़ी स्तर पर जांच होनी चाहिए, एनआईए से उसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ पर याचिकाकर्ता को लगता है कि इसके पीछे एक साजिश है, खासतौर पर आईएसआईएस या कोई जिहादी संगठन, उसकी एक साजिश हो सकती है ताकि सामाजिक ताने बाने को हिंदुस्तान में, भारत में उसको नुकसान पहुंचाया जाए। और इस तरीके की जांच जरूरी है एनआईए जैसी संस्था से, ये वो मांग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर काफी अहम ये मुद्दे यहाँ पर हैं, जहाँ पर चारों तरफ से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बन रहा है कि वो इन मामलों की जांच कराए, क्योंकि निष्पक्षता को लेकर पुलिस की भूमिका हमेशा संदेह में रही है, संदेह के घेरे में रही है और बार बार सवाल उठते रहे हैं, ऐसे खासतौर पर ऐसे मामलों में जहां पर सांप्रदायिक हिंसा होती है। जी आशीष, हमारे साथ बने रहें, एक आगे भी खबर है उस पर भी हम अभी आपसे बात करेंगे। बिल्कुल, दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगों का जो मामला है उसको लेकर भी, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सीजीआई के सामने भेजी गई जो एक पत्र है उसमें ये याचिका एक तरह से अपील की गई है कि स्वतः संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट की निगरानी में जो जहांगीरपुरी में हिंसा हुई उसकी जांच की जाए। दिल्ली पुलिस पर पक्षपाती जांच का आरोप लगा है। आशीष, अगर हम पिछले कुछ वक्त में दिल्ली पुलिस के काम करने के तरीके को देखें, चाहे जो कुछ जामिया में हुआ, जेएनयू में हुआ, उसमें पुलिस की कार्रवाई एक तरफा रही और यह आरोप हर किसी ने उस पर लगाया। ऐसे में एक बार फिर से यहां पर एक बवाल हुआ है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। शायद यही वजह है, यही बैकग्राउंड है जिसकी वजह से अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। जी बिल्कुल, देखिए निष्पक्ष कोई भी मामले की जांच जब तक निष्पक्ष नहीं होगी, गैर पक्षपाती नहीं होगी, तो ये सवाल उठते रहेंगे, क्योंकि अदालतों ने समय समय पर दिल्ली के जो दंगे हुए 2020 के, उसमें सवाल उठाए पुलिस की जांच पर। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिस पर अदालत खुश नहीं थी, क्योंकि मीडिया ट्रायल चलाना और पुलिस की जांच के ऊपर आगे बढ़ना वो एक अलग चीज है, लेकिन जब अदालत में, कोर्ट ऑफ लॉ में मामला जाता है तो वहां पर सबूत पेश करने होते हैं, दस्तावेज पेश करने होते हैं, ठोस दलीलें देनी पड़ती हैं, वो सामग्री देनी पड़ती है जिसके बिना पर पुलिस ये साबित करे कि जिनको उन्होंने गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर उसने आरोप लगाया, वो वास्तव में दोषी था। लेकिन हमने देखा है ऐसे मामलों में सालों साल तक केस चलते हैं लेकिन सजा नहीं होती। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जब ऐसे मामले होते हैं तो उसमें निष्पक्ष जांच की कहीं ना कहीं कमी होती है, साइंटिफिक एविडेंस की कहीं ना कहीं कमी होती है, इसलिए आरोपी तो बना दिया जाता है लेकिन उसको दोषी करार देने में तब्दील नहीं किया जाता। और यही बात अदालतों को बुरी लगती है, क्योंकि एक लंबी चौड़ी कवायद अदालतों को करनी पड़ती है ऐसे मामलों में, जहां पर हजारों पेज के दस्तावेज होते हैं, सैकड़ों सबूत इकट्ठे किए होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी गवाही होती हैं। एक लंबी चौड़ी कवायद के बाद जब कुछ भी हाथ नहीं लगता तो अदालतें जाहिर है निराश भी होती हैं और वो नाराज भी होती हैं। जी शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। और जहांगीरपुरी की खबर पर ही नजर डालते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा के मामले में अब तक 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इस मामले में 2 नाबालिगों को भी पकड़ा गया है। और गिरफ्तार मुख्य आरोपी अंसार और असलम को कल एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया था। आज इन दोनों को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा कल देर शाम सलीम नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सलीम पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कल गिरफ्तार 12 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, जबकि 7 अन्य आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। जहांगीरपुरी हिंसा में गिरफ्तार आरोपियों के पास से 3 पिस्टल और 4 से 5 तलवार बरामद किए गए। आपको बता दें कि यहां हुई हिंसा में 8 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हुए थे। मामले की जांच क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल की 10 टीमें कर रही हैं। हिंसा के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। दिल्ली के सभी जिले अलर्ट पर हैं। जसोला और जामिया नगर समेत कई इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। उत्तम नगर में पुलिस ने मोटरसाइकिल पर पेट्रोलिंग की, वहीं संगम विहार में पुलिस वालों ने पैदल मार्च निकाला है।
दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान खुलेआम तलवारें लहराते और ललकारते लोग दिखे। इसी दौरान कुछ और भड़काऊ बातें हुईं और माहौल जो खराब हुआ तो होता चला गया। इसके बाद हुई हिंसा में दोनों पक्षों के बीच पथराव, आगजनी और फायरिंग हुई। फायरिंग का एक आरोपी इन तस्वीरों में दिख रहा है। पुलिस का कहना है कि उसने उसकी पहचान कर ली है। इस मस्जिद के बाहर खड़े फिरोज खान का कहना है कि शोभा यात्रा में शामिल लोग तेज डीजे बजाते हुए आए और फिर मस्जिद में घुसकर भगवा झंडा लगाने की फिराक में थे। यहीं से हिंसा की शुरुआत हुई। जब हिंदू लोग आ रहा था, 3 गाड़ी लेके आ रहा था इधर से, कोई मुसलमान भाई कुछ नहीं बोला, तो ये लोग यहीं गाड़ी खड़ी कर दिया। तो कुछ आदमी लाके ऐसा धक्का मार रहा था, तो यहाँ झंडा करने के लिए ये लोग उतर गया था, वहाँ चढ़ गया था। दुकान में वहीं शोभा यात्रा में शामिल लोगों का कहना है कि यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से जा रही थी। इसी बीच मस्जिद से पत्थर बरसाए जाने लगे और फिर हिंसा शुरू हो गई। ये भी आरोप है कि मस्जिद की तरफ से आई भीड़ ने आगजनी और दुकानों में लूटपाट की। पीछे हटे हैं तो यहाँ पे उस समय जो पुलिस थी, हमारे साथ जो जुलूस के साथ जो गाड़ी वो थी, पुलिस की जिप्सी, एक जिप्सी थी और 3-4 पुलिस वाले थे, ज्यादा संख्या में थे नहीं। तो उस समय तक पुलिस नहीं आई है। बाद में जब पुलिस बल आया है, काफी संख्या में जब पुलिस आई है, फिर उसके बाद ये लोग शांत हुए। जहांगीरपुरी हिंसा में कुल 9 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 8 पुलिसकर्मी हैं। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेदालाल मीणा के हाथ में गोली भी लगी है। हॉस्पिटल ले गए थे। जो झगड़ा शुरू हुआ था वो शुरू क्यों हुआ, कौन लोग शामिल थे उसमें? ना वो पहले आगे क्या बहस हुई वो उसका पता नहीं, लेकिन जब झगड़ा ज्यादा बसा बढ़ गया तो फिर आगे थे। अच्छा। आगे हमारे अफसरों ने भी और हमारे स्टाफ ने उनको समझा दिया, बीच में घुस गए। नहीं, अगर यदि हम स्टाफ इतना नहीं होता तो वहाँ ज्यादा इंजर्ड हो जाते जो पब्लिक के। दिल्ली पुलिस ने दंगा फैलाने, आगजनी और हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 देसी पिस्तौल और 5 तलवारें बरामद की गई हैं। गिरफ्तार लोगों में अंसार नाम का युवक भी है, जिसे लेकर पुलिस का दावा है कि वो 4-5 लोगों को लेकर भीड़ में आया और झगड़ा शुरू किया। पुलिस उसे मुख्य आरोपी बता रही है। अंसार के खिलाफ पहले भी कुछ केस दर्ज हैं। उसके अलावा असलम नाम का एक युवक भी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस के मुताबिक असलम ने 7-8 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली सब इंस्पेक्टर मेदालाल को लगी। जो इन्वेस्टिगेशन है और जो ड्यू लीगल एक्शन है वो प्रोफेशनल और फेयर तरीके से हम अमल में लाएंगे। एफआईआर में जो नामजद अभियुक्त है उसको हमने अरेस्ट किया है। पुलिस जिस अंसार को मुख्य आरोपी बता रही है, उसकी पत्नी का कहना है कि अंसार लोगों को समझाने गया था, झगड़े में उसकी कोई भूमिका नहीं है। तब बजा 6:30 बजा चुका था, तो मुझे कह रहा मम्मी खाना निकाल दो, मुझे बहुत भूख लगे। इतना में मैं ऊपर खाना निकालने गया तो देखूं तो बाजार से फोन आया कि भाई आप जल्दी आ जाओ, यहाँ पर बहुत मारामारी हो रहा, आप आ जाओगे तो थोड़ा माहौल ठंडा हो जाएगा। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके के साथ साथ सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान भी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। कई इलाकों में ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, जैसे ये तस्वीरें जामिया नगर और जसोला विहार की हैं। इस हिंसा के पीछे असली वजह क्या है और इसके पीछे कौन लोग हैं, ये तभी साफ होगा जब दिल्ली पुलिस निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले की जांच करेगी। लेकिन इस हिंसा में असली भूमिका उस उन्माद की है जो देश के अलग अलग हिस्सों में दिख रहा है। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और एक और खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर बुलडोजर का जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के मामले में याचिका दाखिल की गई है। जमीयत उलेमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और निजी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के खिलाफ ये याचिका दाखिल हुई है। तो शारिक, हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक
अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें आई, उत्तर प्रदेश से आई, हमने देखा ऐसी खबरें मध्य प्रदेश से आई, जहां पर जब भी कोई हिंसा हुई, ऐसा कुछ हुआ तो उसके बाद आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया और बाद में पुलिस की तरफ से ये दलील भी दी गई कुछ मामलों में कि अतिक्रमण था जो पहले से चला आ रहा था और उस पर कार्रवाई होनी थी। आशीष, ये सिलसिला यूपी से शुरू हुआ जो अब मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। सवाल यही है कि अगर कोई आरोपी है या फिर जिस पे आरोप है, क्या इस तरह से उसके घर को नस्तेनाबूद किया जा सकता है जब तक वो दोषी साबित ना हो? ऐसे में इस बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए जमीयत उलमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पूरी खबर बताएं। जी देखिए, यहाँ पर मुद्दा ये उठाया गया है, जमीयत ने ये मुद्दा उठाया है कि भारत में कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ भारत में चलता है, कानून का शासन चलता है और कानून ये कहता है कि जब तक कोई दोषी ना अदालत द्वारा दोषी ना ठहराया गया हो तब तक वो निर्दोष रहता है। ऐसा भारत का कानून में साफ तौर पर लिखा हुआ है। तो ऐसे में बिना किसी जांच के, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी अदालत के फैसले के अगर आप किसी आरोपी को, सिर्फ आरोपी वो है और वो दोषी करार नहीं दी गया, उसकी प्रॉपर्टी को तोड़ देते हैं, उसके घर को तोड़ देते हैं, उसकी दुकान को तोड़ देते हैं, तो ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन है, ये अवैध भी है, गैर कानूनी भी है और साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि वो इरिपेरेबल लॉस है उसके लिए, वो दोबारा से उसको आप उसकी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। तो ऐसे में कोई भी स्थायी जो परमानेंट जो कार्रवाई है वो जब तक नहीं हो सकती जब तक किसी कानून की अदालत द्वारा उसको दोषी न ठहराया जाए और उसके खिलाफ आदेश जारी न किया जाए। तो इस मुद्दे को लेकर खरगोन के जिक्र किया गया है, गुजरात की हिंसा का जिक्र किया गया है, यूपी में जिस तरह बुलडोजर को प्रोजेक्ट किया गया उसको भी बताया गया और कहा गया है कि जिस तरीके से जो राज्यों के शीर्ष जो नेता हैं वो प्रमोट कर रहे हैं इस तरह की कार्रवाई के लिए, प्रशासन का वो साथ दे रहे हैं, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट दखल दे और रोक लगाए कि कोई भी राज्य जब तक किसी की प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ेगा जब तक कि कोई अदालत का आदेश ना हो, पहली चीज। दूसरी बात कहा है कि सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में पुलिस को ट्रेनिंग देने की जरूरत है कि किस तरीके से पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। और तीसरी और सबसे अहम बात जो मांग की गई वो ये की गई है कि किसी आपराधिक मामले में, दंगे जैसे जब अपराध हो जाते हैं तो जो अनकनेक्टेड लोग हैं, जो असंबंधित लोग हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो नेता हो या कोई भी हो, उनको किसी भी तरह की बयानबाजी कि हम प्रॉपर्टी तोड़ देंगे, बुलडोजर चला देंगे, आरोपी पे ये कर देंगे, या किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल लेटर, ये तमाम चीजें जो हैं उन पर बैन लगाया जाए। जमीयत ये भी कह रहा है कि जो ट्रेंड ये है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे मामलों में जो पीड़ित होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी तोड़ी जाती है आरोपी बताने के नाम पर, वो अल्पसंख्यक वर्ग के होते हैं और वो दलित या आदिवासी होते हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अपने बड़े क्षेत्र अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए और मानव अधिकारों को हनन को रोकना चाहिए, ये मांग जमीयत ने की। जी शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। एक ट्रेंड सा चला है अदिति, अगर हम देखें तो ये एक राज्य से होता हुआ दूसरे राज्यों तक जा रहा है और खास समुदाय और खास वर्ग को इसमें निशाना बनाया जा रहा है बिना किसी जांच या फिर उसके दोषी साबित का इंतजार किए। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। ऑटो, टैक्सी या कैब से कहीं आने जाने का अगर आप सोच रहे हैं तो आपका सफर आज मुश्किलों भरा हो सकता है। बढ़ती ईंधन की कीमतों के खिलाफ राजधानी दिल्ली में आज ऑटो, काली पीली टैक्सी और कैब ड्राइवर हड़ताल पर हैं। हड़ताल की चेतावनी पहले भी दी गई थी लेकिन कोई कार्रवाई या फिर सुनवाई नहीं होने के चलते आज हड़ताल पर सब चले गए। इनकी मांग है कि सरकार उनके लिए सीएनजी की कीमत में सब्सिडी देकर उसे 35 रुपए प्रति किलो करे। वहीं ओला उबर चलाने वाले ड्राइवर किराया बढ़ाने, कंपनी के कमीशन कम करने और सरकार द्वारा उसके निर्धारण की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ओला उबर ने अपने किराए बढ़ाए हैं, लेकिन ड्राइवरों का नेतृत्व करने वाले संगठन सर्वोदय ड्राइवर संघ इससे संतुष्ट नहीं है। ऑटो टैक्सी वाले 2 दिनों की हड़ताल पर हैं, जबकि ओला उबर अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात कर रहे हैं। आज से हमने सरकार को 10 दिन पहले इंटीमेशन भी दिया था कि हमारी जो सीएनजी के रेट बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो किराया कम है, 2015 से हमारा किराया कम है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दो। हमारे बच्चे हमारे पढ़ नहीं रहे और सीएनजी के दाम जो इतने आसमानों को छू गए, पेट्रोल को छू गए, हमारा बिल्कुल पड़ता नहीं खा रहा। तो उसके लिए ओला उबर का किराया रद्द कराया जाए सरकार द्वारा और साथ में सीएनजी के दामों में हमको सब्सिडी दी जाए 50%। लेकिन सरकार ने हमारी एक बात भी नहीं सुनी। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की गलत नीतियों के कारण आज यहाँ पे ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों की हड़ताल हो चुकी है और दिल्ली के अंदर। और ये क्या नाम है, केजरीवाल सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं, क्या नाम है, आप हमारे को 35 रुपए केजी सीएनजी दी जाए ऑटो रिक्शा टैक्सी वालों को।
क्योंकि आपने हर चीज़ यहाँ पे फ्री कर दी है। DTC की बसें फ्री महिलाओं के लिए और अनेक प्रकार की सब्सिडी दे रही है सरकार। तो हम चाहते हैं भाई ऑटो और टैक्सी वालों को 35 रुपये सब्सिडी दे सरकार। मध्य प्रदेश के बड़वानी के सेंधवा में जेल में बंद आरोपियों को दंगे का आरोपी बनाने का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि खरगोन में भी 2 ऐसे लोगों को दंगे का आरोपी बनाने का मामला सामने आया है, जिसमें एक कथित तौर पर जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती था, जबकि दूसरा उसके परिजनों के मुताबिक शहर से बाहर दूसरे राज्य में था। फरीद कथित तौर पर अस्पताल में भर्ती था। उसका नाम 11 और 12 अप्रैल को दर्ज दंगों के 2 मामलों में दर्ज है, जबकि 12 अप्रैल को दर्ज जो प्राथमिकी है उसमें आजम सह आरोपी है, जो उस दिन कथित तौर पर कर्नाटक में था। खरगोन में संजय नगर इलाके में 10 अप्रैल को दंगा करने और दूसरों की संपत्ति में आग लगाने के मामले में आईपीसी की कई धाराओं में दोनों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी। सेंधवा के बाद खरगोन में भी ये मामला सामने आया है, जहां परिजनों का आरोप है कि एक जो फरीद नाम का शख्स है वो 8 तारीख को घर में साफ सफाई के दौरान उसको चोट लगी, जिसके बाद 9 तारीख को उसको जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया और 11 तारीख को वहां से डिस्चार्ज हुआ। जबकि फरीद पर दंगा भड़काने के 2 FIR दर्ज हैं खरगोन पुलिस स्टेशन में और उसी मामले में आजम को सह आरोपी बनाया गया है। उनकी पत्नी का कहना है कि आजम बेकरी का सामान लेकर 8 तारीख को ही खरगोन से बाहर, वो भी कर्नाटक चले गए थे और उसके बाद 12 तारीख को वो धुलिया महाराष्ट्र में आए, 13 तारीख को वहां से निकले, 14 तारीख को इंदौर में आए और इंदौर से उनको फोन करके बताया कि उनके नाम पर गलत FIR दर्ज कर ली गई है और उन्हें अब डर है कि खरगोन आती उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए वो खरगोन नहीं लौटेंगे। तो अब परिजनों की फिक्र ये है कि उनके जो रिश्तेदार है वो कहाँ है, खरगोन लौटे या नहीं, उनके बारे में कुछ उनको पता नहीं लग रहा है। ये सब सोचकर वो फिक्रमंद है और उनका कहना है कि जो FIR दर्ज की गई है, चूंकि एक अस्पताल में था, दूसरा खरगोन में था ही नहीं, तो ऐसे में FIR गलत है। वहीं जब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि अगर इस तरह की बात आई है, क्योंकि ये प्रथम सूचना रिपोर्ट है, तो जांच करने के बाद उनका नाम हटा दिया जा सकता है। उधर खरगोन हिंसा के बाद से लापता एक शख्स का शव बरामद हुआ है। 10 अप्रैल के बाद से लापता इब्रिस खान की मौत हो गई है। इंदौर में पुलिस ने परिवार को शव सौंप दिया है। मृतक इब्रिस के परिवार का बयान है कि आखिरी बार घायल हालत में उसे कोतवाली में देखा गया था। तो 10 अप्रैल से लापता इस शख्स इब्रिस खान का शव मिला है, जिसे परिवार को सौंप दिया है। परिवार के अपने आरोप पुलिस पर है। आनंद नगर मस्जिद में वो रोजा खोलने की अफ्तारी देने के लिए गया था और वहाँ पे कुछ हमला हुआ, वारदात हुई, पत्थर चोट हुई, उसको बहुत भयंकर तरीके से मारा है पुलिस ने और वहाँ के लोगों ने, उनके नाम तो नहीं जानता हूँ मैं, उसको मारा है, सर में चोट है उसके और उसको पुलिस वाले सबके सामने बिठा के लेके गए थे थाने पे। कुछ देर के लिए था वो, उसके बाद से थाने से लापता है, औजारों से मारा, उसको सरों में चोट है। तो एक तरफ कई राज्यों से माहौल खराब होने की खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भड़काऊ भाषणों का सिलसिला थम नहीं रहा है। और अब हिमाचल के ऊना में धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसमें कई वक्ताओं ने धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही हैं। हरिद्वार की धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी यति नरसिंह आनंद भी इस आयोजन में शामिल हुए शारिक, और इसमें शामिल होने के साथ ही उन्होंने जमानत से जो उन्हें जमानत मिली थी कोर्ट से, उसमें जो शर्तें दी गई थी उनका खुलकर उन्होंने उल्लंघन किया। और खास बात यह है कि पुलिस और प्रशासन इस आयोजन के दौरान नदारत रहा। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। अगर आपको कोई बिच्छू दिखाई देगा, सांप दिखाई देगा, आप इंतजार करोगे कि वो आपको काटेगा, आप उसे तब मारेंगे, आप उसे देखते ही मार देंगे। तो ये आस्तीन के सांप है, ये जहरीले बिच्छू है, आपको काट लेंगे। आवश्यकता अभी ये आन पड़ी है कि सनातनियों को देखते ही हमला करना पड़ेगा। मैं तो कहना चाहता हूं, केवल 7 साल के बाद जैसे भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, भारत अखंड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भारत के अखंड होने की बाधा एकमात्र ये हिंदुओं की आबादी है। जैसे जैसे ये हिंदुओं की आबादी खत्म होती चली जाएगी, भारत अखंड होता चला जाएगा। जब तुम किसी के लिए नहीं रो रहे, तो ये भी तय समझो कि जिस दिन तुम्हारे साथ कोई गलत काम होगा,
तुम्हारे लिए भी कोई रोने वाला नहीं मिलेगा। जिस पढ़ा करके आज मुसलमान अपने आप को जिहादी और संगठित और कत्लेआम मचा रहा है, वो बेसिकली वो किताब उनकी है ही नहीं, उनके साथ भी छल कपट किया गया। ये बात जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी ने खुद बताई। ये सभी नफरत भरे भाषण हिमाचल प्रदेश के ऊना में बेल पर बाहर यति नरसिंहानंद द्वारा आयोजित धर्म संसद में दिए गए। दिलचस्प बात तो यह है कि यति नरसिंहानंद हरिद्वार में ऐसी कथित धर्म संसद में नफरती भाषण देने के लिए गिरफ्तार हुआ था। यति नरसिंहानंद जमानत पे बाहर है और जमानत की शर्त में साफ लिखा है कि नरसिंहानंद ना तो नफरती भाषण देगा और ना ही ऐसे किसी आयोजन में हिस्सा लेगा जहां सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले भाषण दिए जा रहे हों। लेकिन नरसिंहानंद खुलेआम न्यायालय का मजाक उड़ाते हुए जमानत के नियमों का उल्लंघन करते हुए नफरत भरे भाषण दे भी रहा है और ऐसे आयोजन भी कर रहा है। ये इस धर्म संसद के आयोजकों में से एक सत्यदेव सरस्वती हैं, जिनका कहना है कि उन्हें भारत के कानून पर भरोसा ही नहीं है और सभी हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने चाहिए। मेरी बात सुनिए, भगवान श्री कानून पे यकीन नहीं है। कानून अगर कानून अपना कार्य करता तो हम लोग क्यों ये धर्म संसद करते? हमारी बच्ची मारी गई, किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। हिमाचल पुलिस इस पूरे आयोजन से नदारद रही। बस आयोजकों को एक नोटिस दिया गया जिसमें लिखा है कि इस धर्म संसद में किसी समुदाय और जाति विशेष के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए गए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस की चेतावनी को अंगूठा दिखाते हुए जमकर नफरत भरे भाषण दिए गए। सुप्रीम कोर्ट इस धर्म संसद को लेकर हिमाचल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है, जिसकी सुनवाई 22 अप्रैल को होनी है। प्रशासन को पता है कि इस धर्म संसद की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को है, फिर भी धर्म संसद में एक भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था। जबकि जवाब देना है प्रशासन को कि इस धर्म संसद में क्या हेट स्पीचेस, नफरती भाषण दिए गए या नहीं। ऊपर से प्रशासन पत्रकारों से पूछ रहा है कि क्या नफरती भाषण दिए जा रहे हैं। तो सोचिए कि प्रशासन कितना ढील दिए हुए है। हिमाचल प्रदेश जो शांत रहा है वहां भी नफरती भाषण दिए गए, खुलेआम अदालत का मजाक उड़ाया गया। सहयोगी पवन कुमार के साथ ऊना से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान हमने 2 घंटे में आपको कई सारी खबरें दिखाई। अब हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए और जो 5 बड़ी खबरें हम दिखा रहे हैं उस पोल में हिस्सा लीजिए और बताइए कौन सी खबर है जो आप दिन भर विस्तार से देखना चाहते हैं। तो पहली खबर, जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल। नंबर 2 पर जहांगीरपुरी हिंसा के मामले में 21 गिरफ्तार, 5 तलवार 3 पिस्टल बरामद, जमानत शर्तों का उल्लंघन, यति का फिर जहरीला भाषण। नंबर 3 पर। नंबर 4 पर लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की बेल क्या होगी रद्द। और नंबर 5 पर अखिलेश से रूठे आजम को वैसी का न्योता।